हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम बहुत ही ऊपर आ गए हैं और हमें अच्छे से तैयारी की है और अपना पूरा से पूरा बेस्ट दे के अपना एग्ज़ाम देना है और साथ में एकदम पूरा काम करके आना है। एक भी प्रश्न ऐसा है जो हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और आज हम सामाजिक का कुछ मैं वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसके अंदर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न होंगे और साथ में सब्जेक्टिव भी होंगे। दोस्तों, ये दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर इसी 50 प्रश्नों के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज के हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित। दोस्तों क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? दोस्तों, इन पाइपलाइन से हमारा राज्य कौन सा है जो इन पाइपलाइनों से नहीं जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी गुजरात है, सी महाराष्ट्र है या डी उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य है जो कि हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 252 नंबर। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो दोस्तों, कौन सा है? ए चेन्नई, बी तूतीकोरिन या सी पारादीप या डी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों, यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट होता है, विशाखापट्टनम। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 253 नंबर। ठीक है दोस्तों, 253 नंबर प्रश्न चलते हैं। इसमें क्या है? सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया। सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया कब किया गया? सन 1960 में या फिर सन 1970 में या फिर सन 1990 में या फिर सन 2008 में। तो दोस्तों, यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। सन 1960 के अंदर सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया। तो यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 254 नंबर पर। देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। ए विशाखापट्टनम, बी हल्दिया या फिर सी चेन्नई या डी मुंबई। तो दोस्तों, यह हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है, चेन्नई। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 255 नंबर। ठीक है, निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 ईस्वी के मध्य अपने संविधान में 4 संशोधन किए? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसने 4 संशोधन किए जो भी 1970 से 1993 के बीच में? ए भारत, बी श्रीलंका या डी बेल्जियम या डी चीन। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी बेल्जियम। ठीक है दोस्तों, सी बेल्जियम राइट हो जाएगा जिसने 4 संशोधन किए थे। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न 256 नंबर। ठीक है दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ए केंद्र व राज्य के बीच में, बी एक राज्य व अन्य राज्यों के बीच में या फिर सी व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के बीच में या डी व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच में। दोस्तों, यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संघात्मक शासन प्रणाली के अधिकारों का विभाजन केंद्र व राज्यों के बीच होता है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 257 नंबर। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं? ए असम, बी नागालैंड या सी मिजोरम या फिर डी यह सभी। दोस्तों, इन सभी राज्यों को विशेष शक्तियाँ प्रदान है जो कि अनुच्छेद 371 के तहत। तो यह हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 258 नंबर। ठीक है दोस्तों, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक नया कदम किस वर्ष उठाया गया? ए सन 1991 में, बी सन 1992 में या सी सन 1995 ईस्वी में या डी 1998 ईस्वी में। दोस्तों, यह हमारा ऑप्शन राइट होता है बी 1992 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 259 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तानाशाही की विशेषता नहीं है? ए ये तत्काल निर्णय को सुनिश्चित करता है, बी इसे सभी के लिए न्याय एवं समानता की परवाह नहीं है, या सी ये व्यवस्थापिकाओं
में सहभागिता सुनिश्चित करता है। ये डी, ये कार्य कुशलता सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो रहा है, ये व्यवस्थापिकाओं में सहभागिता सुनिश्चित करता है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न 260 नंबर। ठीक है दोस्तों, 260 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो लोकतंत्र का राजनीतिक पक्ष है? ए, अमीर व गरीब में कोई समानता नहीं होनी चाहिए, या फिर बी, जाति, वंश अथवा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए, या फिर सी, नियमित चुनाव होने चाहिए और सत्ता व जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 261 नंबर। ठीक है, 261 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी चुनौती है जो प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष किसी न किसी रूप में है? ए, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, या फिर बी, विस्तार की चुनौती, या फिर सी, बुनियादी आधार पर बनाने की चुनौती, या डी, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी देश अपने लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती सभी के समक्ष है। तो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 262 नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया कौन सा? सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सब्जेक्टिव प्रश्न क्या बचा है? निम्नलिखित के पूरे नाम लिखो। क्या लिखने हैं? पूरे नाम लिखे, फुल फॉर्म लिखनी है हमें, ये दे रखा है शॉर्ट के अंदर। तो पहला है HDR, दूसरा है BMI, और तीसरा है UNDP, और चौथा है HDI। तो हमें एक एक करके पूरा नाम देखते हैं। पहला देखते हैं HDR का पूरा नाम। तो HRD का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मानव विकास रिपोर्ट बोल सकते हैं। फिर दूसरा है BMI का पूरा नाम, तो बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, इसका है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, इसको हिंदी में बोलते हैं। फिर तीसरा है UNDP। UNDP, तो UNDP को हम क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर चौथा है HDI, तो इसका होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 263। ठीक है दोस्तों, एकदम इजी और मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया आपके लिए। मानव विकास सूचकांक के किन्हीं दो सूचकों के नाम लिखिए। क्या दो सूचकांक? एक स्वास्थ्य स्थिति देखते हैं और शिक्षा का स्तर भी देखते हैं। ये हमारा 263 नंबर प्रश्न हो गया। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 264 नंबर। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खाली जगह क्षेत्र गतिविधि है। प्राथमिक की, द्वितीयक की, तृतीयक की, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राथमिक। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 265 नंबर। क्या है? मनरेगा का पूरा नाम है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, या बी, महानगर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, या सी, मन से रोजगार योजना, या डी, राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो दोस्तों यहाँ हमारा ए ऑप्शन हो जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 266 नंबर। ठीक है दोस्तों, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? दोस्तों अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? उत्तर क्या है? अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अंतिम उपयोग अथवा पूंजी निर्माण में होता है, इन्हें फिर से बेचा नहीं जा सकता। इस प्रकार की वस्तुएं कैसी होती हैं? अंतिम वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न 267 नंबर। आप देखोगे एकदम इजी। बिस्किट के उत्पादन हेतु कोई दो मध्यवर्ती उत्पाद लिखिए। दोस्तों बिस्किट के निर्माण में मध्यवर्ती उत्पाद क्या हो सकता है? आटा हो सकता है, चीनी हो सकती है। तो ये हमारा दो हो गए मध्यवर्ती उत्पाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 268 नंबर। 268 नंबर प्रश्न क्या होगा? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यह क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि सेवाओं का क्या करता है? सर्जन करता है। इसीलिए तो तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न 269 नंबर। स्वयं सहायता समूह का संबंध है। दोस्तों स्वयं सहायता समूह का संबंध किससे? एक, ग्रामीण लोगों का समूह जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं, या फिर बी, अमीर लोगों का समूह जो मिलकर काम करते हैं, या फिर सी, एक औपचारिक ऋण क्षेत्र है, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होता है ए, ग्रामीण क्षेत्रों का समूह है जो ऋण के क्षेत्र में
मिलकर काम करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आ गया 270 नंबर। ठीक है दोस्तों, बैंकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैंकों से संबंधित कौन सा कथन है जो कि राइट है? ए, बैंक जमा राशि का उपयोग लोगों को ऋण संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए नहीं करता है। दोस्तों ये राइट गलत हो जाएगा। फिर है बी, बैंक जमा राशि का उपयोग सरकार की आवश्यकताओं के लिए करता है। या फिर सी, बैंक जमा राशि रख लेते हैं और नहीं देते हैं। या फिर डी, बैंक जमा राशि का उपयोग लोगों की कर्जे से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 271 नंबर। दोस्तों प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखना एकदम इजी मस्त और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकती हैं। ये कथन किसका है? ए, प्रोफेसर मोहम्मद यूसुन, बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, या सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों ये हो गया प्रोफेसर मोहम्मद यूसुन। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 272 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? ए, लोह इस्पात, बी, तांबा प्रगलन, सी, एल्यूमिनियम प्रगलन, या डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 273 नंबर। ठीक है दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है? दो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम बताइए। दोस्तों भारत में जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग होता है वो उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र दो कौन से लिख सकते हैं? एक रावतभाटा राजस्थान लिख दो, एक तारापुर महाराष्ट्र लिख दो। तो ये हमारे दो जो कि क्या है भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 274 नंबर। बेला डीला लो एस खाने किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 275 नंबर। किन दो प्रमुख भूगर्भीय युगों की शैलों में कोयला पाया जाता है? नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत में कोयला गोंडवाना एवं टरसियर। ठीक है, टरसियरी ये भूगर्भीय युगों की शैलों में पाया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 276 नंबर। ठीक है दोस्तों, हमें खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? हमें खनिज को संरक्षण रखने चाहिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कारण है। क्या है कारण? पहला, खनिजों का निर्माण लाखों वर्षों में होता है। दोस्तों खनिजों का अगर हम खर्च कर देंगे तो उसका निर्माण लाखों वर्षों में होता है वापस, इसलिए हमें संरक्षण करना चाहिए। खनिज निर्माण की भूगर्भीय प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उसकी वर्तमान उपयोग दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर पर सीमित रूप से थोड़ी है। तो दोस्तों जिस तुलनात्मक रूप से हम खर्च कर रहे हैं उसकी तुलना में उसकी बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसलिए हमें संरक्षण करना चाहिए। खनिज संसाधन सीमित एवं नवीनीकरण योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो खनिज संसाधन क्या है? सीमित है तथा अनवीनीकरण योग्य। ठीक है दोस्तों, ये नवीनीकरण नहीं है, अनवीनीकरण योग्य है। ठीक है, इसलिए हमें खनिजों को क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 277। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। गेहूं किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में अच्छा होता है? दोस्तों पहला क्या है? गेहूं की खेती के लिए कम से कम तापमान क्या होना चाहिए? 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, और तापमान अगर क्रमश से धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके लिए क्या है? लाभदायक होता है। और क्या होना चाहिए? इसकी खेती के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है ना, 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी व चिकनी मिट्टी उपयुक्त है। ये विशेष परिस्थितियां जिसके लिए गेहूं की खेती के लिए क्या है? उपयुक्त हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 278 नंबर। निम्न में से कौन सी जो फसल है रबी की फसल है? ए, गेहूं, धान, बाजरा या मक्का। दोस्तों गेहूं की फसल है जो कि रबी की फसल है। ये हमारा यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 279 नंबर। निम्न में से कौन सी जो कि फसल है खरीफ की फसल है? ए, चना, बी, चावल, सी, कपास, या डी, बी व सी दोनों। दोस्तों बी व सी दोनों ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न
80 नंबर, राजस्थान के अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जल संग्रहण प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुल या गुल या बांस ड्रिप या फिर टाँका। दोस्तों इसको हम बोलते हैं टाँका, ठीक है। टाँका प्रणाली का हम जल संग्रहण के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न 281 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना कैसी होती है दोस्तों? बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे योजनाएं होती हैं जो एक साथ अनेक उद्देश्यों की क्या करती हैं? पूर्ति करती हैं। जैसे सिंचाई है, विद्युत उत्पादन है, बाढ़ नियंत्रण है, मृदा संरक्षण है या मत्स्य पालन, ये आदि इस प्रकार की योजनाएं, बहुत सारी योजनाओं को एक साथ लेकर काम किया जाता है। इस प्रकार की योजनाएं क्या कहलाती हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न 282 नंबर, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी राजस्थान या डी उत्तराखंड। दोस्तों हमारे यहाँ डी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान के अंदर सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 283 नंबर, स्थायी वनों के अंतर्गत किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है, ए मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 284 नंबर, वन्य जीव की वे प्रजाति कौन सी है जिसकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग होने के कारण विलुप्ति के कगार पर है? ए बाघ, बी बिल्ली, सी चीता या डी हिरण। तो दोस्तों यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाघ की हड्डियों का उपयोग परंपरागत औषधियों के रूप में होने के कारण किसके कगार पर पहुंच गए? ये बाघ विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 285 नंबर, वनों के प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले 4 संसाधन लिखिए। वनों से क्या संसाधन प्राप्त होते हैं प्रत्यक्ष रूप से? ए लकड़ी, ए लकड़ी, 2 नंबर रबड़, 3 नंबर ईंधन, 4 नंबर चारा। दोस्तों ये हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमें वनों से प्राप्त होते हैं। फिर 86 नंबर प्रश्न 286 नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? तो दोस्तों कौन से कारक हैं जो जैव विविधता को क्या करते हैं? कम करते हैं। ए वन्य जीवों के आवासों का विनाश, बी क्या है? 2 नंबर क्या है? जंगली जानवरों का मारना व आखेट करना, ठीक है। ये इसी के कारण भी जैव विविधता कम होती है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता कम होती है। विषाक्तीकरण के कारण, दावानाल के कारण। तो दोस्तों ये हमने 5 कारण लिखे जिसके कारण भारत की जैव विविधता क्या हो रही है? लगातार कम हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है 287 नंबर, वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु 2 सुझाव दीजिए। क्या सुझाव कर सकते हो? शिकार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। एक मेन क्या हो जाएगा? शिकार पर क्या लगना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। 2 नंबर, अधिक राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए जाने चाहिए। तो ये हमारे 2 सुझाव हो गए जिससे संकटग्रस्त प्रजातियों की क्या होगी? रक्षा होगी या उसको हम बचाया जा सकता है। फिर है 288 नंबर, दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? 2 नाम बताइए, ठीक है दोस्तों। जीव जंतु की वे वनस्पति की वे प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत कम बची हैं दुर्लभ जातियां कहलाती हैं। तो दोस्तों जीव जंतु पेड़ पौधों की ऐसी प्रजाति जिसकी संख्या बहुत क्या है? कम है, ऐसी प्रजातियों को हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? एक काला हिरण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गैंडा। ये इस प्रकार की प्रजातियों के अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 289 नंबर, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ए कृषि प्रसार, बी वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं या सी पशु चारण में ईंधन लकड़ी एकत्रित करना या डी तीव्र औद्योगिकीकरण। दोस्तों सही कारण कौन सा नहीं है? सी हो जाएगा, पशु चारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना। फिर प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है 290 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसे हमें स्पष्ट करना है। किसी देश की तट क्षेत्र से, दोस्तों समुद्र के तट पे जिनका ऐसे देश जिनकी क्या लगती है? समुद्र तट सीमा लगती है। तो ऐसे देश से कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे, 200 समुद्री मील दूरी से परे बाहर वाले खुले महासागरीय संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं और इन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं और इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की
सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको समझ में आया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 291 नंबर। भूमि एक खाली जगह संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है दोस्तों, या ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 292 नंबर। चादर अपर्दन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए जल, बी वायु, सी भूमिगत जल या डी हिम नदी। दोस्तों यहाँ पर ए जल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। निम्न में से किस राज्य की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी ये सभी। दोस्तों ये सभी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 294 नंबर। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक एवं मानव जनित कारक कौन से हैं? तो दोस्तों भूस्खलन के लिए कौन से कारक? एक तो है प्राकृतिक कारक, क्या पवन। दूसरे मानव जनित कारक कौन सा है? वनोन्मूलन। तो इसके कारण भूस्खलन आते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 295 नंबर। काली मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता क्या है? काली मृदा बहुत महीन कण अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। दूसरी लिख दो, गर्म व शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे उसमें अच्छी तरह से वायु मिश्रित हो जाती है। ये काली मृदा की क्या होगी? दो विशेषताएं हो गई। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 296 नंबर। निम्न में से किस देश में द्विसदनीय व्यवस्था है? ठीक है दोस्तों, ए भारत, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या डी पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सी ब्रिटेन ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 297 नंबर। रिंडरपेस्ट की बीमारी से कितने प्रतिशत मवेशियों की मौत हुई है? ए 90%, बी 80, सी 60 या डी 50। तो दोस्तों ए 90%। ठीक है दोस्तों, यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 298 नंबर। निम्न में से किस अधिकार को लोकतंत्र के रखवाले की संख्या दी गई है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी सूचना का अधिकार या फिर डी शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सूचना का अधिकार, जो कि लोकतंत्र क्या है? रखवाले की संख्या दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 नंबर। सन 2019 तक भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या है कितनी है? ए 5, बी 7, सी 9 या डी 11। दोस्तों अभी तक 7 है। कितनी है? 7। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 300 नंबर। ठीक है दोस्तों, ऋण के औपचारिक स्रोत की पहचान करें। ए सहकारी समितियां, बी साहूकार, सी मित्र या डी जमींदार। तो दोस्तों यहाँ हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, सरकारी समितियाँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो का हमारे 50% कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो कैसा समझ में आया? अगर अच्छा समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। फिर हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जिसमें आपके लिए इस एग्जाम से पहले हम जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न ला सकते हैं आपकी वीडियो के साथ लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद जय भारत।